हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की तैयारी पूरे टारगेट के साथ कराई जा रही है। और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर वाइज समरी जो हमारी चल रही थी उसका अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक, यानी कि चैप्टर वाइज समरी का एक तीसरा पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट्स ना देखे हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप सीटेट के अलावा भी केवीएस की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की समरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूँगा। कई बार तागे का सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। आपने कोई तागा लिया होगा अगर सुई में डालने के लिए तो पतली पतली लड़ियों में अलग हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तब फिर वो जो है जब अलग अलग लड़ियों में अलग हो जाता है तो उसको सुई के नाके में से गुजारना मुश्किल हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हें तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पतली पतली लड़ी आप देखते हैं एक तागे के अंदर कई सारी, वो भी कई सारे पतली लड़ियों से मिलकर के बने होते हैं जिसको तंतु कहते हैं। ठीक है, तो तंतु के बारे में ही, तंतु से वस्त्र तक, यानी कि कैसे तंतु से कैसे वस्त्र तक हम लोग पहुँचेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होता है यही बताना है। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी तंतु से मिलकर बनते हैं। यह तंतु कोई पदार्थ से प्राप्त होती है। अब क्या है कि ये जो तंतु है ये कई पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थों के बारे में भी डिस्कस किया गया और ये सीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक एक चैप्टर में लेकर के चल रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। पहला है सूती। सूती हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि सूती, जूट, रेशम, ऊन ये ऐसे तंतु हैं जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। अब जो जूट है इसको पटसन भी कहा जाता है, तो ये क्या है, ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। और ऊन, रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक, ऊन हो गया, रेशम हो गया, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। ठीक, इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको जनरली पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो भी पता कर लीजिए क्योंकि ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं रेशमी तंतु। रेशम कीट कैकून से खींचा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि रेशमी जो तंतु है वो रेशम के कीड़े यानी कि कैकून से खींचा जाता है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ आपको, पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 100 साल पहले से इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु वो होते हैं जो ना पादपों से ना जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, तो उनका संश्लेषण करके उनको प्राप्त किया जाता है। उसमें है पहला पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे संश्लिष्ट तंतु हैं। ठीक है, ये सब कुछ उदाहरण है संश्लिष्ट तंतुओं के। ठीक, तो नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दे रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि कपास के लिए किस तरह की मिट्टी का उपयोग होना चाहिए। तो काली मिट्टी और जलवायु आपकी कैसी होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा कपास जो है, पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। तो जो कपास के फल हैं वो एक ऐसे नींबू के माप के होते हैं। ठीक है, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। तो ये जब पूरा तरह से पक जाते हैं तो बीज इनके टूटकर खुल जाते हैं। ठीक, कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। ठीक, तो उसके बाद जब वो टूट जाते हैं तो उसके अंदर कपास के बीज को देखा जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, आप लोग पीडीएफ मांगेंगे ज़रूर, मुझे पता है चूँकि आप लोग मांगते ही हैं। तो पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ में पूरी कंप्लीट पीडीएफ एग्ज़ाम के पास आ जाने पर ही दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कपास जब चुने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस समय खेत कपास के
परिफुल्लों यानी रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ढक लिया। अब ये क्या है, ये यहाँ पे आप समझेंगे। ये देख रहे हैं कितना पक जाने के बाद जो इसका कपास का जो रुई एक तरह से कह सकते हैं ऊपर आ गया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ से ढक गया हो। ठीक है, तो यही चीज़ है। ये एनसीईआरटी से मैं एक एक लाइन, सारी लाइन, इसमें एक भी लाइन मैंने अपनी तरफ से नहीं ऐड किया, सारा कुछ मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। ठीक, तो कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। तो कपास ओटने का भी चित्र था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों ने देखा ही होगा, घरों में पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कपास ओटे जाते थे। तो ये हो गया। उसके बाद पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पटसन का पादप होता है, उसके तने से पटसन तंतु को प्राप्त किया जाता है। पटसन वही आपको जूट जो कहते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक, तो ये अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में जूट की खेती कब की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात कर लेते हैं। सामान्यतः पटसन पादप फल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रख देते हैं। जब फसल कट गई तो उसके बाद जो तने हैं उनको कुछ दिन के लिए जल में डुबोकर रख देते हैं। तना जब जल में गल जाता है तो उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद तने को अलग कर दिया गया पटसन तंतुओं से। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद इनको तागे में परिवर्तित करके तब इसका वस्त्र बनाया जाता है। जूट की बात हो रही थी। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक, ये सीधा क्वेश्चन एक लाइन का, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक, ये भी प्रक्रिया आप समझ में आ गया होगा कताई कैसे होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कताई के एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ठीक, तो तकली अभी मैं आपको चित्र दिखा दूंगा तकली कैसा होता है। और उसके अलावा हमारे गांधी जी का वर्ल्ड फेमस कर दिया गया जो है वो चरखा, ये भी जो है एक तकनीक है। ठीक, तो ये है तकली, ऐसी होती है तकली। ठीक है, देख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी वीविंग कहते हैं। ठीक, तो वीविंग का मतलब होता है बुनाई। दो सेट हो गया, उसको आपस में एक दूसरे में व्यवस्थित करके वस्त्र बना दिया, उसको बुनाई कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी वल्क या बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म और समूर को अपने शरीर ढकते थे। अब पहले जो क्या था कि जो अर्ली मैन थे, आदि मानव, वो इन चीज़ों से, वृक्षों की छाल हो गया यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां हो गया, जंतुओं का चर्म, इन सब चीज़ों से अपने शरीर को ढकते थे। ये आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो रुई वही जो कपास से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता था, तो भारतवर्षी वही रुई के बने वस्त्र पहनने लगे। ठीक, उसके बाद फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो फ्लैक्स के बारे में पूछ लेता है क्या है, कैसे है। उसके अलावा जो है मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, अगला बात कर लेते हैं। आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये चीज़ भी आपको पता ही होगी। ठीक है, तो साड़ियों हो गया, साड़ी आजकल यूज़ होती है जो, और धोती हो गई, लुंगी हो गई, पगड़ी हो गई, ये ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें आप सिलते नहीं हैं, इनके सीधे आप वस्त्र क्या कहते हैं, इनका एक बन जाता है वस्त्र और उसके बाद उसे आप प्रयोग में ले आ देते हैं। उसको अलग से सिल करके किसी के फिटिंग का करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया, आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।